वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। और आज है आपका 8 मई 2021 सैटरडे। और आज हर दिन की तरह सबसे पहले हम लोगों का शुरू होगा वर्ड्स ऑफ द डे से। तो आज का वर्ड्स ऑफ द डे है, जो लास्ट डे हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। डेली यानी जो रोज़ हो, चाहे अखबार हो, चाहे कोई भी चीज़ डेली प्रकाशित होने वाला भी, और जनरल डेली भी, उसके बाद वीकली साप्ताहिक। अब ये ज़रा देखिएगा, मैंने कल पूछा था, 9 के बराबर कमेंट्स आए हैं। एनीवे चलते हैं हम लोग आगे। तो फोर्टनाइट, एक्चुअली फोर्टनाइट मीन्स पक्ष, पखवाड़ा, 2 सप्ताह यही होता है। यानी जो महीने में 4 सप्ताह एवरेज होते हैं उसमें 2 सप्ताह पर आए उसी को, तो इसको अच्छा इसी से बना है अगला फोर्टनाइटली मीन्स पाक्षिक, यानी पाक्षिक यानी महीने में 2 बार आने वाला। अब ज़रा इसको ठीक से समझ लीजिए आप लोग। ये ज़रा गौर करेंगे क्या लिखा हुआ है पहला में, फोर्ट प्लस नाइट। समझ गए? ये हमारे इंडिया से लिया हुआ है। 14, फोर्ट मीन्स 14 प्लस नाइट, इसी से लिया गया। अच्छा आप लोग को मालूम होगा हिंदू कैलेंडर या फिर मुस्लिम कैलेंडर, जो इस्लामिक कैलेंडर है, ये दोनों चांद की गिनती पर चलता है। और ये ऑन एन एवरेज जो है वो 28 दिन का महीना होता है। ठीक है, तो ये 14 डेज का पक्ष होता है, प्रथमा द्वितीया करके, है ना। और जो है चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। तो वैसे तो गिनने में 15 आते हैं, बट ये 14 दिन के ही होते हैं। तो 14 नाइट का एक पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आपने सुना होगा, जिसको देहाती में हम लोग कहते हैं इजोड़िया शुक्ल पक्ष को, और कृष्ण पक्ष को अनहड़िया। तो 14 नाइट का इसी से आइडिया लगे। तो ज़्यादातर जो मैगजीन्स है वो महीने में 2 बार आते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो वो पाक्षिक मैगजीन होता है, फोर्टनाइटली मैगजीन होता है। फोर्टनाइटली आपको जो है वो एडजेक्टिव है, जबकि फोर्टनाइट जो है वो नाउन है। आगे बढ़ेंगे। महीने में जो एक बार आएगा वैसे आप जानते होंगे, बट एक बार चली है बात तो सब हम लोग चर्चा कर ले। मंथली, मासिक, माहवार, क्वार्टरली, ये ध्यान में रखेंगे। तिमाही, त्रैमासिक, कुछ ऐसे मैगजीन्स हैं जो 3 महीने पे आते हैं। कुछ है हाफ ईयरली होते हैं, या हाफ ईयरली आपका एग्जाम भी जरूरी नहीं है कि मैगजीन की हम बात करें, अर्धवार्षिक या छमाही। और हाँ, एनुअल मीन्स भी और ईयरली मीन्स भी वार्षिक या सालाना होता है। ठीक है। एक चीज़ और, ये क्या है, ईयरली नहीं है, ईयरली है, ईयरली। इसीलिए मैंने बताया हुआ है एन लगाने में अक्सर लोग YEAR के साथ क्या लगाएंगे, ए या एन। तो आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चे यही कह देते हैं कि भाई वो एन लगेगा, क्योंकि ईयर है तो एन। लेकिन तब वहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ और कहता हूँ कि भैया ठीक से सोचो। तो आपका दिल कहता रहता है कि भाई हमने तो सुना ही नहीं ईयर, तो ए लगना चाहिए, लेकिन भाई ईयर है तो एन लगना चाहिए। तो वहाँ पर यही बात काम में आती है कि इसको पढ़ेंगे य और र, ईयर जब पढ़ेंगे तो य वाले में तो ए लगेगा ही। तो उसी से बना, उसी य से, तब यहाँ पर जो है ईयरली भी इसी से बना है ना, ईयरली पढ़ेंगे, ईयरली नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ईयरली, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होमवर्क जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था उससे रिलेटेड है। टेल विच प्रोनाउन, है ना, टेल विच प्रोनाउन एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर, मैंने अंडरलाइन कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेटिव या फिर इंडिफिनिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो थे, और या रेसिप्रोकल जो हम लोग काइंड्स पढ़ चुके हैं। और हाँ, इसके अलावा इसमें या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी। तो हम लोग साथ साथ में पढ़ ही रहे हैं कि यदि उसमें नाउन आ जाएगा तो वो सब काइंड्स एडजेक्टिव हो जाएंगे। चलिए तो जानते हैं, सबसे पहला सेंटेंस में हो जाएगा आपको दिस क्या होगा। तो दिस जो है यहाँ देख लेंगे, कार एक नाउन है, इसलिए इसके पहले आने वाला ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, बल्कि यह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वैसे कहने को तो आप लोगों में से कह सकते हैं कुछ लोग योर्स भी होगा, नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर ये बताना नहीं है इसमें, है ना। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये बात नहीं बतानी है। इसमें कह रहा है केवल हमें क्या क्या देना है। तो फिर से यदि आप देखना चाहें तो देख लें, इसमें सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल, ये 4 प्रोनाउंस या फिर ये 2 एडजेक्टिव्स ही बताने। तो इसलिए हम लोग योर्स को इसमें नहीं लेंगे। सेकेंड में आपको दिस है, तो यह जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, ध्यान में होगा ही, बाकी हमें नहीं बताना, यही 4 बताना है। तो मांगो आगे क्यों ले। फिर यहाँ पर दिस है, यह दिस भी है, अकेला आया है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यह भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगले में आप देख रहे हैं दिस के बाद बॉय नाउन है, इसलिए यह दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर है दीज आर योर काउज, यहाँ पर दीज जो है वो आपको प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वर्ब है, नाउन नहीं है। तो ये आपको जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है हमारा कि आर दीज पेन्स योर्स, है ना। तो यहाँ पर दीज पेन्स, है ना,
तो यहाँ पर दीज के दोज के साथ पेंस भी लगा हुआ है, हालांकि इसको सीधा भी लिखेंगे दोज पेंस आर योर्स हो जाएगा, इसलिए दोज यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगला जरा ध्यान से, इस दिस को आपने क्या लिखा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। यदि आपने लिखा है प्रोनाउन तो सही है, लेकिन कुछ लोग, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने इसे एडजेक्टिव लिखा होगा, लेकिन यदि आपने एडजेक्टिव लिखा है तो वो गलत है। क्यों, तो मैं इसको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो इज दिस मिल्क है, तो मिल्क, दिस के बगल में मिल्क है, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है इसलिए। अन्यथा इसको यदि हम लिखेंगे सीधा करके तो क्या हो जाएगा, मतलब असर्टिव में लिखेंगे तो हो जाएगा दिस इज मिल्क, है ना, दिस इज मिल्क। तो हमको पता है कि जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ईज को पहले रख देते हैं, तो इज दिस मिल्क हो गया, लेकिन यहाँ वास्तव में जो है वह यह अकेला है, इसलिए यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, असर्टिव में ही हम जांच कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्या, और अब कहेंगे कि कहीं पर साथ में रहता है, तो यहाँ पर जैसे दोज पेन्स था, एक चीज़ गौर करेंगे, दोज पेन्स था तो यहाँ भी तो आर था नहीं, तो यहाँ पर सीधा दोज पेन्स आर योर्स यहाँ है, लेकिन यदि यहाँ पर हम दिस मिल्क कर देंगे, दिस मिल्क इज क्या, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हमें मिल ही नहीं है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा ही नहीं। आगे है नोट बडी, आप ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा क्योंकि इसके बाद वर्ब है। सम, यहाँ पर यह भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, लेकिन अगले में जो सम है वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ यानी कि नाउन है, इसलिए हर एक एग्जाम्पल में मैं बताता रहता हूँ कि आपका जो है वो नाउन जब भी आ गया तो वो फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, अन्यथा वो ज़्यादातर काइंड्स प्रोनाउन के एडजेक्टिव हो जाते हैं यदि नाउन आएंगे। तो चलिए आगे है हमारा आज का थर्ड, एज यूजुअल हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का, ये आज 9वां काइंड है, आज एक ही काइंड है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसका नाम जैसा कि आप देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर, यानी जहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा उसके पहले कुछ नाउन या प्रोनाउन थे, एंड रिलेट्स द सेड नाउन प्रोनाउन, और रिलेट करता है वही जो उसके पहले नाउन प्रोनाउन है, टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर, यानी ये बीच में आएगा, अपने पहले वाले नाउन प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो अपने बाद वाले आने वाले नाउन प्रोनाउन से रिलेशन बताएगा, इसलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउंस है। चलिए हिंदी में, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन प्रोनाउन की, ये थोड़ा सा ऐड हो गया इसमें, कि पुनरुक्ति को रोकता है, यानी वो बार रिपीटिशन को रोकता है, और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। जैसे एक देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल है कि दिस इज़ द पेन दैट वॉज गिवन टू मी, यानी यह वही कलम है, रिलेशन बताया जा रहा है जो मुझे दिया गया। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड आया, इसके पहले वाला जो दिस बुक था उसका जो है रिलेशन बताया, है ना, द बुक से, है ना। जैसे नीचे ये देखिए ना, इसको अलग अलग करके, दिस इज़ द बुक और द बुक वाज गिवन टू मी, तो यही जो नाउन है इसकी जगह पर यह जो है प्रोनाउन आया, रिलेटिव प्रोनाउन आया, संबंध बताया कि यह किताब है और यह किताब मुझे दिया गया, इस वाक्य का उस वाक्य से संबंध है। अब चलिए ये आज एक ही आया है क्योंकि इसमें नोट्स बहुत सारे हैं, 5 नोट्स हैं, वैसे तो और भी थे बट मैंने 5 सी दिए हैं, एक नोट और था जो कि मैं आपको ओरली बता दूंगा। चलिए, तो नोट नंबर 1 है कि हु, हुम, हुज, विच तथा दैट, ये ही मेन रिलेटिव प्रोनाउंस है, इतने ही हैं। अच्छा, याद रखेंगे नेक्स्ट डे जो मेरा क्लास होगा, अब तो ट्यूसडे को क्लास होगा, वीडियो आएगा, मंडे को पिक्चर आएंगे, हमारा वीक में 2 दिन जो रहता है उसी रूटीन पर मैं अभी भी चल रहा हूँ। तो उस दिन ना आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, उसका भी यह समझ लीजिए ना कि ये पहला वाला जो हमारा है कि हु, हुम, हुज, विच, बस उसमें दैट नहीं रहेगा, वही लिख करके फिर लिखा रहेगा मेन रिलेटिव, है ना, सॉरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरा बस डिफरेंस क्या रहेगा, दूसरा भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा इसके हिंदी मीनिंग की शुरुआत ज से होती है और उसमें लिखा रहेगा क से होती है। कैसे यहाँ पर हु जो है वो सबका ज, दिस इज़ द बॉय हु लाफ्स, है ना, करके जो है वो हम कर देंगे हु इज़ माई ब्रदर, या दिस इज़ द बॉय हु इज़ माई ब्रदर, तो यह वही लड़का है, हु माने जो मेरा भाई है। यहाँ पर कौन नहीं होगा, क वाला जो होगा वो इंटेरोगेटिव में होगा, हुम भी, हुज भी, विच भी, दैट भी, या दैट का भी मतलब जो के सेंस में होगा, तो ज से ही हिंदी मीनिंग की शुरुआत होगी, एक पहचान है। तीसरी पहचान है, इससे भी नहीं क्लियर हो, यह सेंटेंस के बीच में आता है, जो कि मैं डिफिनेशन के समय ही बताया। फिर चौथा और क्लियर कर लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहता है, जबकि इंटेरोगेटिव में अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, और ये जो सेंटेंस के बीच में इसमें दिया है तो उसमें इंटेरोगेटिव में वो सेंटेंस के शुरू में रहेगा, और लास्ट में है इनके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं रहता, वो तो हम लोग कई काइंड्स में देख रहे हैं, अन्यथा फिर ये एडजेक्टिव में रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका ये काइंड्स यहाँ पर समाप्त हुआ। एक बात जो मैंने कहा कि मैंने लिखा नहीं, बता दूंगा, इसमें आप सबको पता होगा, ये जो कि वो छठा नोट्स था वो थोड़ा बड़ा था कि ये हु
और whom और whose, ये तीनों जो होते हैं वो लिविंग के लिए, कहिए मतलब सजीव के लिए, मनुष्य के लिए प्रयोग में आते हैं, जबकि which जो है वह निर्जीव के लिए प्रयोग में, न्यूटर जेंडर के लिए प्रयोग में आते हैं, और that जो है ये हमारा, ये दोनों के लिए यूज़ में आता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऐसा ही रूल अगले दिन भी रहेगा। चलिए, तो हमारा आज का जनरल टॉपिक समाप्त हो गया। अब आपको होमवर्क में एक गया होगा ये पोएम्स और पोएट्स के नेम, है ना, वो तो इसको ज़रा सा ध्यान से देख लेंगे आप लोग। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता दूँ। ये पोएट्री सेक्शन वैसे भी आपको 3 सेक्शन में पढ़ना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ लिया, और इसके अलावा पोएट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक प्रोज होगा। 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं इसको। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो अलग बुक है, ये जो है जो रेनबो पार्ट 2 है उसका है। पोएम सेक्टर को अलग कर दिया हमने, और प्रोज को अलग, स्टोरीज वाले को अलग कर दिया है। इसमें ये ध्यान में रखेंगे, ये बिहार बोर्ड 12 के लिए स्पेशली है, ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ बिहार बोर्ड 12 के लिए है, 11 के लिए ये नहीं है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों में पढ़ना था, बट ये 12 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये जान लीजिए। ये समझ लीजिए कि एग्जाम के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन आपको आज ही पता चल गया। कहेंगे कैसे पता चल गया। तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपको क्या रहेगा कि 5 जो है ये चैप्टर्स पोएम्स के नेम इधर दे देंगे, और 5 इधर पोएट्स के नेम दे देंगे, और आपको मैच द फॉलोइंग करना रहेगा। अब सोचो, इसी 10 में से 10 पोएम है, 10 पोएम में से ही आपको 5 के आएंगे निश्चित है। और आप मैच द फॉलोइंग में कोई नाम नंबर भी नहीं काट सकता। मान लो कोई क्वेश्चन आपने याद कर लिया, एकदम रट लिया, लेकिन कितना भी आप लिख देंगे तो कुछ तो काटेगा। इसमें तो मैच द फॉलोइंग कटने का कोई चांस नहीं। हाँ, गलती हुई तो एक नहीं, मैच द फॉलोइंग में कभी भी 1 नहीं 2 गलती होती। इसलिए इसको रट ले, बड़ा आसान है, और आगे भी आपको ये काम आएगा। हर पोएम में लिखना पड़ता है कि ये किसने लिखा है इस पोएम को, तो इसलिए भी। चलिए, मैं इसके उच्चारण करवा देता हूँ। जिन लोगों को उच्चारण में दिक्कत हो, वैसे तो एक एक करके हम लोग पोएम भी पढ़ेंगे, फिर उसकी समरी, तो ये सब आ जाएगा। बट अभी ये याद कर ले आप लोग निश्चित रूप से, इसको रट्टा मार ले, 5 नंबर आपको पहले ही पता चल गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके राइटर हैं जॉन डन, मतलब पोएट हैं जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके हैं वॉल्ट विटमैन। फिर है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके हैं W.H. ऑर्डन। ओड टू ऑटम, ये हैं जॉन कीट्स। एन एपिटाफ, है ना, एपिटाफ या एपिटैफ, एन एपिटैफ या एपिटाफ, पहला पोएम यही मैं पढ़ाऊँगा। इसके हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, वॉल्टर डी ला मेयर। फिर है द सोल्जर, इसके हैं रूपर्ट ब्रुक। ठीक है, ये सब वैसे भी याद रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसके पोएट हैं T.S. इलियट, जैसे इडियट बोलते हैं ना वैसे इलियट। फायर हिम, इसके हैं K.N. दारूवाला, ये अभी जीवित हैं। स्नेक D.H. लॉरेंस। 10th में लास्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि कमला दास ने लिखा है, जो इंडियन है। ठीक है, तो ये आप लोग रट लेंगे। अगला जो हमारा आपका इस पर क्लास होगा, वो वैसे तो मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, बट ये पहला पोएम, छोटा सा पोएम है, वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखित एन एपिटाफ। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने अगले वीडियो में। वैसे लिंक भी मैं शेयर कर दूँगा, और मैं इसको पढ़ा भी दूँगा। छोटा सा पोएम है तो डायरेक्टली भी पढ़ा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले दिन, अगले क्लास में, ट्यूसडे को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।